अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 4-1 की अक्सरियत से यह फैसला सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें इसलिए अलॉट नहीं की जा सकती क्योंकि पार्टी मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो इब्तदा में ही फराहम करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने की जो दरखास्तें थी उसको मंजूर कर लिया है। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मलिक साहब के इसार राना साहब आपने तो आज प्रोग्राम का आगाज ही जो है एनु कहते ने सज्जी दिखा के ते खब्बी कराना है। अच्छा, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैंने कहा ये मलिक साहब से बात कर रही है, गर्दन मेरी तरफ है, अल्लाह खैर करे, ये क्या चक्कर हुआ है? मैंने बड़ा ताना दिया आज, मैं आ गई यार, वो इल्म का समंदर है राना, एक मतलब तुम मुझसे सवाल ही नहीं करती, ये तो मेरे से शुरू करती, मुझे बस वो मुझे आदत पड़ गई थी ना वो मलिक साहब की तरफ आने की। चलो एनीवे जी, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें जी। देखें, ये जो आप सवाल कर रही है ना, तो मुझे तो इस पे कोई हैरानगी नहीं है किसी बात की भी। मैं इस डिसीजन पे मैं तो हैरान हो रहा हूं मीडिया पे कि उन्होंने एक शोर मचाया हुआ है कि जी वो ऐसा हो गया। भाई दीवार पे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन पहले दिन से पीटीआई के खिलाफ एक मुहाज है। वो इलेक्शन कमीशन नहीं, एक सियासी जमात का दफ्तर है पहले दिन से। और मैं ये समझता हूं कि इस पाकिस्तान के मौजूदा बुरान का जिम्मेदार सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, जिसने अपने जानिबदाराना और तासुब पे मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान के इंतखाबात का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब रही सही कसर वो आप पूरी करना चाह रहे और कर दी, बल्कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो आखिरी लम्हे तक पीटीआई को जहां तक हो सकता है, पंजाबी कहते तुन के रखेंगे, वो तुन के रखेंगे और वो रख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी अदालतों को इस पे गौर करना चाहिए। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को अपने नफरतों और तासिबों के नजर ना करें कि आप इसको मजाक ना बना दे पार्लिमानी निजाम को। एक इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान वो अकले पुल हो गए, पूरे पाकिस्तान के फैसले उन्होंने करने हैं। अब अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, आपने पीटीआई से तो छीन ही ली। अब वो बाकी जो है, कोई वंडीदा माल है, कोई छाबे में पड़ा पेठा है, कोई अंगूर की पेटी है जो आप बाकियों में तकसीम कर देंगे। भाई जो आइन कहता है, जो इख्तिलाफी नोट है, आप उसे पढ़े कि चले अगर आपने एक बात मैंने मान ली कि जी आपने कहा जी ये इन्होंने नहीं दी जा सकती, तो वो निशिस्तें बाकियों में तकसीम भी नहीं की जा सकती कि अब आप बाकियों में तकसीम कर दें। आप वेट कर लें, आइन के अंदर जो 2-3 तरमीम हैं वो अभी होने वाली हैं या होनी है या पेश होनी है, उसके बाद ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। अदरवाइज मुतनासिब नुमाइंदगी से जनरल सीटें जो जीत के आए बस उसको उसको दे दे। ये नहीं है कि जो बाकी बच गई हैं वो भी नून लीग को पकड़ा दें, तो फिर सारा पाकिस्तान उन्होंने फड़ा दो। वैसे ही कह दो कि सारा पाकिस्तान तुम्हारा है। इख्तिलाफ तो एक शख्स का है ना बाबर, 100 एक शख्स का है। इख्तिलाफ तो है ना, अंधेरे के अंदर एक दिया सलाई जलाओ तो रोशनी हो जाती है। ठीक हो गया, इख्तिलाफ तो है। ठीक है मलिक साहब, आप क्या कहते हैं इस फैसले को कि जिस तरह से ये फैसला दिया गया और जिस तरह से जो पीटीआई है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये अखलाकी और सियासी जवाब जो है वो उसकी बुनियाद पे दिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि कानूनी तौर पर देखा जा सकता। और अगर कानूनी तौर पर देखें तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला किस तरह का है? देखिए, 2 चीज़ें, जज्बात बड़ी अच्छे होते हैं, मतलब गुफ्तगू आपकी सोच बड़ी अच्छी है। चले मैं राना की बात मान लेता हूँ कि राने को तो सब कुछ पता था। बॉटम लाइन के इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ताकत जो है, जो निज़ाम जो है, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वो आपके खिलाफ है। तो भाई एक बड़ी छोटी सी बात है, जब आपको ये पता चल जाए कि एक निज़ाम आप मेरे खिलाफ है, या तो फिर आप गिव अप कर जाए या फिर अपना रास्ता ढूंढे। आप कभी पानी को रोके ना तो पानी कहीं आप जहाँ हाथ से रोकते हैं पानी वहां नहीं खड़ा होता, वो दाएं बाएं से रास्ता निकाल लेता है। अब मुझे बताएं, आपका ये क्लेम है, साफ फरमा रहे हैं ना जी, मुझे तो पता था, जिस तरह वो मुझे पता लगा कि जिस तरह वो मेरे मुंह से निकल लगा था, जिस तरह कि वो बहुत बड़ी एजेंसी का सरबराह है कि जनाब को पता था क्या हो रहा है। हमें तो नहीं पता था, हमने तो जो फैसला होगा। मेरा सवाल ये, जब आपको पता है कि आपके साथ ये होना है तो फिर आप अप्लाई भी नहीं करते कि रूल्स है, देयर इज अ सर्टेन वे कि आपने इतने दिनों में बर वक्त एप्लीकेशन देनी है। और कमाल ये है कि जो कौंसिल के सरबराह हैं रजा साहब, वो खुद आजाद उम्मीदवार हैं। भाई उनका तो वो सोशल मीडिया पे कर रहा है, बल्कि हमारे अपने पास रिकॉर्ड में मौजूद है, उनके अपने हाथ के साइन मौजूद हैं। उन्होंने खवातीन को नशिस्त नहीं मांगी कोई, क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़े ही नहीं ना इलेक्शन। एग्जैक्टली, आपने वही मेरा आर्गूमेंट दे दिया। तो मेरा मतलब है, आधा मैं पॉइंट आने का बाय कर रहा हूँ, मैं आई एम बाइंग हिज आर्गूमेंट कि आपके पास रियासत आपके सामने है, निजाम आपके सामने है, डंडा आप पे चल रहा है, मुझे इस पर कोई
एतराज नहीं, बल्कि मेरी तो फिलॉसफी यही है कि आप लड़ाई कर रहे हैं डंडे के साथ तो मार खाते जाएंगे हीरा आप थक जाएंगे, और होना यही है। तो मेरा आर्गूमेंट है कि अगर आपने इस निज़ाम से लड़ाई लड़नी है तो कम से कम फिर आप जो रूल्स हैं, असल है झूठ है जो मर्जी, उनको तो पूरा करें। बर वक्त आपने लिखा नहीं है, चार बंदों ने आपको क्या कहा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप पीटीआई हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा आपके कौन से, भाई एप्लीकेशन की तरह आपने चीज डिमांड नहीं की, हम किस तरह आपको देंगे, ये मुख्तसर सी बात है। तो राणा साहब एक पॉइंट तो ये है कि आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी तो फिर ऑब्वियसली जो है उसकी सीटें आपको कैसे मिल जाएंगी, ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट है कानूनी तौर पर। लेकिन दूसरा जो मलिक साहब का पॉइंट है कि जब आपको पता है कि आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते तो फिर हल क्या निकलना चाहिए? एक तो ये कि जो जहां तक उसकी बात है ना कि उन्होंने लिख के दिया था, वो इलेक्शन से पहले जब जनरल सीट्स की हवाले से बात हो रही थी तब की बात थी। मखसूस नशिस्तों में जो 5% कोटा आता है उसको इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जंगल का बादशाह है, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई वो जो आपने उस जनरल इलेक्शन के लिए लिखा था वो अब हम इधर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका कहां चिट्टा है, उन्होंने ऐसे करना ही करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जब वो आपको पता है कि आपको किस्त होनी है तो आप क्यों फिर भी अड़ रहे हैं हर चीज पे। हमारा प्यारा मलक जैसे ये ताकत के कैप्सूल बेचता है, इसके पास बहुत कैप्सूल हैं ताकत के ना, हर वक्त वही ताकत फला टीम। राणा साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा साहब। हामिद रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हामिद रजा साहब, आज जो फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो उनकी तरफ से तो पॉइंट ये था कि मखसूस नशिस्तें, उनकी जो फहरिस्त है वो चूंकि आपने आपकी तरफ से भेजी नहीं गई थी, तो हम ये फैसला दे रहे हैं कि ये नशिस्तें आपको अलॉट नहीं की जा सकती। तो फिर आप क्या और किन बुनियादों पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सीटें जो है वो आपको अलॉट की जा सकती? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमने पहली बात तो इत्तेफाक करते हैं कि हमने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, राइट, ये बात सही है। उसके अंदर हमारी टेक्निकल जो ग्राउंड हमने पहली मांगी थी, प्ली ली थी, वो ये थी कि जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवाई तो बतौर इत्तेहादी MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन के नाम भी उस लिस्ट में शामिल थे। वो अकॉर्डिंगली जमा करवाई गई, हमारी लिस्ट सबमिट हुई और लिस्टों का जब टाइम गुजर गया, डेट खत्म हो गई, तो उसके बाद हमारा बल्ले का निशान उड़ा दिया गया। अगर ये बल्ले का निशान लास्ट डेट से पहले उड़ाया जाता तो वही लिस्ट हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जमा करवा देते। दूसरी चीज ये है कि देखें, इसके अंदर 2 प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी और एक लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला मौजूद है कि 2018 में कुछ MPs आजाद जीते हैं KPK से और वो इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देते हैं कि जी हम बाप पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि बाप पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ उस वक्त रजिस्टर्ड भी नहीं थी ऑफिशियली, तो इलेक्शन कमीशन उनकी उस दरखास्त को तस्लीम करता है, नया शेड्यूल जारी करता है और मखसूस नशिस्त खवातीन की बाप पार्टी को अलॉट कर दी जाती है। दूसरा प्रेसिडेंट है पंजाब के अंदर कि 2018 ही के इंतखाबात में पाकिस्तान तरीके इंसाफ अकलियतों की मखसूस नशिस्त की सीटों की लिस्ट जमा नहीं करवाती। इलेक्शन हो जाता है, MPs बन जाते हैं, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करती है कि हम लिस्ट जमा नहीं करवा सके थे, वक्त गुजर गया था टाइमली, हम टाइम बार्ड कर गए हैं, तो आप हमें इजाजत दें और नया शेड्यूल जारी करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें इजाजत भी देता है, नया शेड्यूल भी जारी करता है और फिर अकलियतों की ठीक है। हामिद भाई, मैं इशाराना बोल रहा हूं, मुझे जरा थोड़ी सी एक गुत्थी समझाएं कि KPK में तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो वहां पे तो जो मुखालफीन है आपके वो बहुत अकलियत में, तो वहां पे जो सीटें हैं अब उनका क्या बनेगा? वो क्या हवा में फेंक दी जाएंगी, दरिया में फेंक दी जाएंगी या क्या समुद्र की नजर कर दी जाएंगी? नहीं सर, वो माली गनीमत के तौर पर बेरहम लोगों के अंदर तकसीम कर दी जाएंगी और वहां का अब आप तनासुब देखिएगा कि 2.4 बनता है, यानी उनका एक MPA जो जीता हुआ है उस एक MPA के अगेंस्ट उन्हें 3 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएंगी। अच्छा, और आपको छुट्टी? हमें कोई भी नहीं। टाटा बाय बाय। अच्छा रजा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक आम आदमी का क्वेश्चन है और बड़ा सादा सा सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए कि मुझे पता है कि मेरा आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई मजहब नहीं, मजहब से मुराद मेरा ये है कि उनकी कोई फीलिंग नहीं, उनकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कराना है। क्या उनको मसला है कौंसिल जो आप इतने इल्जामात लगा रहे हैं और मुसलसल बेशुमार लगाए आपने इल्जामात,
कोई कौन सी ऐसा वो कहते हैं ना पंजाबी केड़ा जमीन का झगड़ा है, वाई दे आर नॉट फेयर विद यू, वाई दे आर नॉट काइंड विद यू, वाई नॉट दे आर फेयर नाइस विद यू? सर मैं इसका जवाब दूं, अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम देंगे ना तो मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि भाई दे आर नॉट फेयर विद अस। इस फैसले से 3 मेजर इफेक्ट्स आते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। नंबर 1, हमारी इन मखसूस नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर सेनेट के अंदर 7 सीटें कम हो जाती हैं। अगर वो 7 सीटें हमें मिलती हैं तो वी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस और कायदे ईवान हमारा होगा। अब अगर ये 7 सीटें हमें नहीं मिलती तो सेनेट में हमारी अक्सरियत अकलियत में बदल जाएगी और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद वहां पर अपना कायदे ईवान लाने में कामयाब हो जाएगा। तो सेनेट का ईवान भी हमसे खींच लिया गया। नंबर 2, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चूंकि वोटिंग मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर होती है और अगर ये मखसूस सीटें हमें मिलती हैं तो ये बड़ी क्लोज कॉल जा सकती है और उसके अंदर ये इस्तेमाल भी मौजूद है कि शायद हम वो सीट निकाल जाएं। तो वो भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम के ऊपर वो एक सिंपल राइट प्रोवाइड कर दी गई है आसिफ अली जरदारी साहब को। नंबर 3, ये मखसूस नशिस्तें अगर हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाती हैं तो इनको कौमी असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी सर, जिसमें वो अपनी मर्जी की आईन साजी कानून साजी कर सकेंगे, आईन में तब्दीली ला सकेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 3 वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को उड़ा के रख देंगी कि आप सेनेट की लार्जेस्ट पार्टी को आप उसे अकलियत में ले जाएं, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दें, आप एक हुकूमत जिसे 2/3 मेजोरिटी ही नहीं मिली इन सीटों की बुनियाद पर आप उसको 2/3 मेजोरिटी दे दें। और अगली बात यह है कि देखिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने तो उस वक्त भी ये वर्ड यूज किया था जब हम इनके पास गए थे कि उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या उम्मीद है, तो मैंने कहा जी होप अगेंस्ट द होप। अच्छा रजा भाई, आपको कोई उम्मीद नहीं है, आपको कोई उम्मीद नहीं, आप बड़ा लॉजिकली एक सीक्वेंस भी बता रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, तो फिर इस सिस्टम में रहने का फायदा क्या है? यू आर दी 92 आपको मिले हैं, वोट मिले हैं आपके वजीर आजम को, केपीके में भी आप हैं, तो आप पे ये एक इतराज किया जा रहा है कि केपीके में आपको ये सिस्टम सही लग रहा है, बाकी सूबों में और कौमी असेंबली में ये सिस्टम खराब है, तो फिर ये सिस्टम में रहने का जवाब क्या है आपके पास? सर मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारे वजीर आला केपीके मीन गंडापुर साहब ने जिन पार्टियों ने हमारे पे रेगिंग का इल्जाम लगाया, उन्होंने पहली तकरीर में खड़े होकर कहा कि आप जितने हल्के दोबारा रिकाउंट करवाना चाहते हैं, आप फॉरेंसिक करवाना चाहते हैं, हम ओपन हैं। हमने तो वहां पर उनको ओपन ऑफर दे दिया कि जी आप हमारे 90 की 90 सीटें आप दोबारा जनाब उनके ऊपर आप रिकाउंटिंग करवा लें या उनका फॉरेंसिक करवा लें, हम फॉरेंसिक करवा के देने ये ऑफर जरा हमें देना कौमी असेंबली में। सर हमने तस्लीम सब जगहों पे किया है। हम अगर कौमी असेंबली को तस्लीम ना करते तो यहाँ बैठते ना, पंजाब को तस्लीम ना करते तो यहाँ बैठते ना। हमने डेमोक्रेसी के लिए और मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला किया था बड़े भारी दिल के साथ कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम ईवान का हिस्सा बनेंगे और पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर अपना शेयर जो है, अपना हिस्सा जो है वो डालेंगे। लेकिन सर उसके बाद ये किया गया कि पहले तो हमें और अपने जो हमारे केसेज हैं मुख्तलिफ सीटों के हवाला से जनरल इलेक्शन के, वो इंतखाबी उजरदारियों में हम ट्रिब्यूनल्स में उन्हें फाइट करेंगे और अपना एहतजाज कर लिया करेंगे अवाम में। ठीक, आपने एहतजाज का और अदालतों में जाने का फैसला कर लिया है। हामिद रजा साहब, आपने अभी खुद ही जिक्र किया कि पीटीआई की तरफ से 2018 में भी लिस्टें जो है वो लेट जमा कराई गई थी, लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो फेवरेबल थे। आज आपको शदीद मुखालिफत का सामना है, खासतौर पर जो पीटीआई है उसको शदीद मुखालिफत का सामना है। तो आज ये गलती जो है वो करना बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं बन गया कि अगर आपने 2018 में भी यही गलती की थी तो आज कम से कम ये गलती ना होती? नहीं, इस मरतबा वो गलती नहीं हुई थी। अब टेक्निकल बात मेरी ख्याल है बाकी दोनों साथी समझ गए हैं। हमने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवा दी थी, जो लास्ट ड्यू डेट थी उससे पहले जमा करवाई गई थी। उस लास्ट डेट के गुजरने के बाद बल्ले का निशान उड़ा दिया गया बेसिकली। अगर वो बल्ले का निशान उस लास्ट डेट से पहले उड़ाया जाता तो हम ये वही लिस्ट पीटीआई की बजाय सुन्नीतात के प्लेटफॉर्म से जमा करवा देते। हमें तो बेसिकली हाथ और पैर बांध के तो दरिया में डाल दिया गया कि अब आप तैर के दिखाएं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में एक बात कहना चाहता हूँ, आज बिलावल भुट्टो साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुखातिब करते हुए ये वर्ड यूज किए हैं कि टू हेल विद यू, और उसके बाद वो स्पीकर साहब ने वो वर्ड स्पंज किए हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि इन्होंने जो वो शहबाज शरीफ साहब ने एक वो जो ड्रामेबाजी की है उसका जवाब अब हमारी तरफ से पार्लियामेंट में ये है कि टू हेल विद यू। अब आप हमें ये पार्लियामेंट चला के दिखाएंगे और हम आपको इस पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोक के दिखाएंगे।
अगर आपने, यानी हम बेगैरत नहीं है भाईजान, हम 2 साल से अपने घरों से बाहर हैं, अपने माँ बाप से, अपनी औलादों से, अपनी फौतगियों से, अपनी गमियों से। हमारे कारकुनान को मारा गया, कल का हमारा एक कारकुन जख्मी होकर कौमे में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हम इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन आप ये तो ना करें कि आप हमारे गिरेबान में हाथ डालने की बजाय आप अब हमारे कपड़े उतारने के ऊपर ही आ गए हैं, तो फिर हर आदमी रेजिस्ट करता है। हम ये पार्लियामेंट अब नहीं चलने देंगे। ये आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले, 4 दिन आपने देख लिया, आज पहली शिकस्त हुकूमत को हुई है कि हुकूमत कभी कोरम की निशानदेही नहीं करती। आज 4 दिन के बाद पहली मर्तबा हुकूमत ने चौथे दिन कोरम की निशानदेही करके डिप्टी स्पीकर ने काउंटिंग के बगैर इजलास एडजर्न कर दिया जुम्मे की तारीख तक। ये अब हर इजलास पे यही किया करेंगे, इजलास हम नहीं चलने देंगे। इस फैसले के बाद अब हमारे रवैये में अगर कोई नरमी का अंसर मौजूद था, जो थोड़ा बहुत शायद हमारी तरफ वो सेंस प्रिवेल कर रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि ये चाहते हैं कि वो सेंस प्रिवेल करे, और अब वो प्रिवेल करेगी भी नहीं शायद। ठीक हो गया। एक दफा फिर जो है वो आप एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक साहब, क्या देखते हैं कि जिस तरह से अभी हाजा साहब ने कहा कि अब तो हम पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने ही नहीं देंगे, तो किस तरफ को जाती हुई आपको ये सियासत दिखाई दे रही है? ये मिठाई खिलानी चाहिए शहबाज शरीफ को, लॉटरी है। अपोजिशन का काम क्या कि आपकी गलतियों की निशानदेही करे। भाई यहाँ तो आप बताएं कि ये पाकिस्तान बड़ा कानूनी मुल्क है। आपके जो अलवी साहब है उन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 38 के करीब उनके ऑर्डिनेंस है, तो वो आराम से मुल्क ऑर्डिनेंस से चलाते जाएंगे, जो में करते रहेंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि ये तो अपोजिशन की प्रेजेंस प्रेशर बिल्ड करती है। आप तो उनको स्पेस दे रहे हैं। आप देखें ना हुआ क्या है, पंजाब असेंबली में पहले दिन वहां से शुरू करते, आपने बाइकआउट कर दिया, और दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तकरीर अपना मरियम साहब ने फरमा दी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, अब दरख्त बन गए। मैं कहता हूँ इतनी लंबी तकरीर लगता है, राना नहीं अन्नी तो लंबी तकरीर नहीं कर सकता, वो कर गई। तो आप पॉइंट समझे कि आप अपनी स्ट्रेंथ छोड़ रहे हैं, आप अपनी असल पावर छोड़ रहे हैं। जब आप असेंबली में जाएंगे, ठीक है आपके साथ ज्यादती हुई है, मेरा तो आर्गुमेंट ही बड़ा सिंपल है कि आप पावर से लड़ रहे हैं। अगर आप पावर से लड़ने के मैकेनिक्स में ये है वो रवायती सी, जिस तरह मियाँ बीवी नहीं होते, 2 दिन सुलह 2 दिन लड़ाई, तो इन बेचारों को समझ नहीं आ रही कि लड़ाई लड़नी है कि सुलह करनी है। ये एक दिन समझते हमने सुलह कर ली, दूसरे दिन लड़ाई कर ली। और अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहेंगे ठीक है करते रहो, बाइक ना कराओ। पहले पास्ट में हुआ, अब देखो वही हुआ है ना। आज क्या हुआ है, आज जनाब स्पीकर इज स्पीकर, पावर इज पावर, डंडा इज डंडा। उसने कहा चलो जी अर्जेंट छुट्टी करो, जुम्मे को आओ, चलो जाओ। 8 को आना है, 9 को जनाब सदर का इजलास, इन्होंने फिर शोर डालना, उन्होंने कहा बाहर चले जाओ। पता लगना जी 2 लाख वोट ले गए, सरदारी साहब पासर के सदर बन गए, उन्होंने आराम से वहां पहुंच जाना। तो इस तरह तो पावर जो है वो क्यूमुलेट होगी उनके पास। जो आप चाह रहे हैं कि पावर उधर ना जाए, जिन सेंटर्स में ना जाए, आप अगर अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं करते उस तरह से इफेक्टिवली, तो इन दी एंड तो यही होगा कि पावर जो है वो उन्हीं के पास चली जाएगी जिनके आप अभी मुखालिफ हैं। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं तो आप दोनों से चाहूँगा मुझे गाइड करें कि जैसे आपने कहा कि अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो जरा मुझे समझा दें कि अपोजिशन को क्या किरदार अदा करना चाहिए। उनको स्पेस नहीं देनी चाहिए। क्या जिस तरह मरियम को आपने उस दिन अगर स्पीच में मरियम के दरमियान रह के आप उस पर क्वेश्चन लेते, आप उसको कमेंट करते कि यार आप मुझे ये बताओ, जिस शहर में इस तरह की बीमारियां, लाहौर एक सिर्फ पॉइंट पे आप खड़े हो जाएंगे, लाहौर दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, वहां आपको मसला नजर आया वाईफाई, आपके नहीं फ्री वाईफाई दे देना। अगर नौजवान नस्ल का जो हाल है आपके सामने, तो भाई अपोजिशन को कहते हैं गवर्नमेंट इन द वेटिंग। आप ईमानदारी से, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में पीटीआई, बल्कि ये नया रफड़ पड़ गया कौंसिल जो है, इसका सबसे बड़ा जो किरदार है, ये इस हुकूमत पे ये डंडा रखे, इनके पास परफॉर्मेंस भी उन पे चेक रखे, उनकी गलतियां निकले, तफ्तीश करें, तहकीक करें, जहां जहां वो गलत काम करते हैं निशानदेही करें, लोगों को अपनी तरफ लाइए। इसका जवाब तो तभी हो सकता है। देखिए बात यह कि मैं आप दोनों की ये जो राय है ना, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो तो जाहिल मुतलिक हैं और वो तो वोट ही लेके नहीं आए, ना उन्हें पार्लिमानी तजर्बा है। बाबा जी को बहुत पता है, ठीक है ना, सन्यासी बाबा साहब 99 साल के तजर्बे वाले बाबा जी को बहुत पता है, उन्हें नहीं कख पता नहीं है, इसे सारा कुछ पता है कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए, इन्हें ऐसे खाली जगह नहीं देनी चाहिए। क्योंकि भाई ये आप किताब लिखें इस पे कोई एक ना, ताकि इनकी तरह ट्रेनिंग हो सके। हाँ ट्रेनिंग हो जाए, आप किताब लिखें पार्लिमानी तरबियत की ना, माशाल्लाह आपके पास तो नुस्खे ही बड़े, आपके पास तो ताकत का भी नुस्खा है, आपके पास ये भी है, लेकिन इखलाक का नुस्खा नहीं है आपके पास। अच्छा ठीक है ना, आप इखलाक से आरी लोग हैं। वो क्या होता है? वो बता, तो वो आपको पता ही नहीं ना इखलाक का, तो वो आप नहीं पता, तो मैं बताने लगा हूं ना, सुन लेना। बात ये कि आप कहते हैं जी वो ताकत से क्यों लड़ते हैं, जब फिर ताकत से हारने एक्सपोज करते हैं वो ताकत को, वो बताते हैं कि आप लोग कैसे इखलाकी तौर पे हारे हुए लोग हैं,
किस तरह आप बेईमानियां करके जीत सकते हैं, किस तरह आप मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को, वो तो एक्सपोज कर रहे हैं आप सबको। ठीक है ना, आपको दिखा रहे हैं कि देखो ये सिस्टम कैसे चलता है, ये कैसे सारे स्टेक होल्डर जो हैं, जो गिद्धों की तरह इस निजाम को खा रहे हैं, वो कैसे बैठे हुए। बिलावल जैसा बंदा, एक तरफ तुम कह रहे हो आए जी सब सुलह करके चलते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो टू हेल विद यू, हु द हेल यू आर। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो अवाम के वोट लेके आए हुए। आप बादशाह सलामत है कि आप हुक्म फरमा दे टू हेल विद यू। ये लोग जो बैठे हुए ये वो लोग हैं जिनके 45 और 47 दोनों कट्टे, ये वो लोग नहीं है जिनके पास सिर्फ 47 और 45 गुम हो चुके हैं। ये 45-47 वाले लोग बैठे हुए। और दूसरी चीज मेरी आप सुन लीजिएगा कि जो मलक कह रहा था बात, जो फोरम जो कौमी असम्बली है ना, उसे चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन की नहीं होती। शरारती बच्चे तो शरारतें करते हैं, स्कूल टीचर का काम है कि पीरियड्स पूरे पढ़ाए। ये नहीं है कि बच्चे ने शरारत की तो छुट्टी, चलो जी घर जाओ। इस पे कौम के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई इस पार्लियामेंट पे खर्च हो रही है। मेरे बच्चों का हिस्सा जो है इस पार्लियामेंट पे खर्च हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि आप कह लो जी कोरम पूरा, खुद ही कह रहे हो। वाह यार क्या हुकूमत है, आप तो खुद ही कह रहे हो कि जी कोरम पूरा नहीं है। इखलाक किधर गया? वो जो इखलाक का लेक्चर देना था जनाब, वो आपको नहीं समझ आएगा यार, आपके काम की चीज नहीं है। अच्छा, आपको क्या पता इखलाक क्या होता तो आप ये बहस करते मुझसे। नहीं, आप मुझे ये बताते, एक मिनट सुन लें भाई, तुम बाबा इखलाक हो, तुम तो दुनिया के सारे इखलाक के लंबरदार हो। मैं भी इखलाक थोड़ा सा बता दूं, मुझे भी कुछ समझ आ जाए कि पहले अमेरिका को कहना हमारी हुकूमत खत्म करता है, हमारे खिलाफ काम करता है, फिर साल लॉबिंग कराई, अब IMF को खत लिखो कि अमेरिका में आके इनसे बचाओ, इसको इखलाक कहते हैं। फिर पहले कहा जी मीर जाफर है, मीर सादक है, फिर सारा दुनिया का मलबा जनरल बाजवा को डाल दिया। आज की ब्रेकिंग न्यूज है, 15 बंदों ने बता दिया कि लास्ट पे जाके कहा कि जनाब आप एक्सटेंशन भी लें, हमसे इलेक्शन भी करा लें, आप भी सारे जिम्मेदार हैं। इसको इखलाक कहते हो? अब अगर आप चलो बता दो ना मुझे किसको इखलाक की जरूरत है तो सुन लीजिएगा। तो इसको इखलाक कहते हो कि सारी जिंदगी अमेरिका की बातें करनी और जाके KPK में उनसे गाड़ियां लेनी, इसको इखलाक कहते हो? और बोल रहे फिर मैं बता, इतने काफी तेरे लिए नहीं काफी। नहीं और बोलो, क्योंकि मैं जब तुम बोलो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं चाहता हूँ ये जो तुम्हारे उबल के बाहर आ जाए, एक्सपोज हो जाओ। इखलाक का लगाया मुझे दिखाओ मेरे से इखलाक। आपकी बात पे कमेंट कीजिएगा। नहीं आप ब्रेक ले लें, ये लंबी बात है और मलक की तसल्ली नहीं होगी 2 जुमलों से। ठीक हो गया। नाज़रीन, बच्चों की क्लास तो ऑब्वियसली नहीं, ये हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं जो हमारे ही मसाइल के लिए जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। तो किस तरह से ये इस पार्लियामेंट को आगे चलना चाहिए, ये फैसला करना जो है वो हमारे सियासतदानों का काम है और इनको हमने मैंडेट इसीलिए दिया है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिक साहब, जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि इसके असरात क्या होंगे, PTI की जो सियासत है, PTI का जो मुस्तकबिल है, उस पर इसके असरात क्या होंगे? देखिए उसमें असल बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक जो पार्लियामानी सियासत है वो नंबर्स की है, वो कोई मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राना कोई इखलाक कोई फिलॉसफी नंबर्स की बात है। आप खुद मतलब वेस्ट में आप देखें, बरतानिया में मेजॉरिटी है 51%। अभी कह दें कि जनाब हमने जुमे की छुट्टी करनी है, वो छुट्टी होगी, लॉ बन गया। 51% कह दें हमने हफ्ते की छुट्टी करनी है, वो 4 लॉ बदल गया। तो मैं आपको इसकी इम्पैक्ट बता रहा हूँ। 77 आपकी सीट्स हैं MNA और MPA की जो आप किससे चलेगी। अब ये जो अजाब आपके ना, ये 5 साल और 6 साल का अजाब है। पूछे किस तरह कि आपकी दोनों असम्बलियाँ जो 5 साल रहनी है, जब आपके नंबर्स कम होंगे तो हर कानून साजी पे, हर बिल पे आपको याद आएगी ये नशिस्तें। ये कोई छोटी सी बात नहीं होती किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। नंबर 1 9 को आपके सदर के इलेक्शन हो रहे हैं, आप गए, अच्छा डबल नुकसान है। 3 रुपए आपने जो मेरे थे वो मुझे दे दी, तो मेरे 3 बढ़ गए हैं, यानी कि मेरे पास 9 थे, मेरे 12 हो गए, आपके 3 बढ़े नहीं। दूसरे की पॉलिटिकल पावर कितनी बढ़ गई। और वो तरीके से रजा साहब फरमा गए हैं कि ये बड़ी आसानी से, क्योंकि हमें भी किसी ने ये बताया था कि अगला जो प्लान है वो 2 तिहाई का है। तो जब हमने इलेक्शन का रिजल्ट देखा ना, मैं ये तो सिंपल मेजॉरिटी नजर नहीं आ रही। यू आर गवाह, आपने लिखा था, मैंने कितनी आपको सीटें की थी नून की होगी, एग्जैक्ट याद करें। 110 से
इसके लगभग 115 हाँ। कितनी आई हैं 108 हुई है। मैं खुद भी हैरान था, मैं कहा यार साडा याद सन खबर सही देता है, तो वो ये किस तरह हो गई, ये तो बड़े थोड़े चलेंगे, होते होते 108 पे पहुंचे हैं ना। जो मैं पॉइंट दे रहा हूँ, देखे कितने स्लोली वो 2 तिहाई पे जा रहे हैं। ये रजा ने भी बता दिया। अब 9 को आपका सदर का इलेक्शन है, आपके नंबर्स गए, फिर बार बार मैं एक को रिपीट कराऊंगा, राणे के आपने 3 बंदे मारे हैं, 3 नहीं कम हुए, मुझे 3 दे दिए, राणे को 6 कम हुए हैं। तो आपकी आने वाली जो 5 साल पाकिस्तान की कानून साजी है, ये जो आज का फैसला आप पे चढ़ा है, अब थोड़ा सा और आगे चलते, सेनेटर आते हैं 6 साल के लिए। आज जो आपके 7 सेनेटर गए हैं और उसका जो इम्पैक्ट लार्जर पड़ेगा, पाकिस्तान में तो एनी टाइम कुछ भी होता है, एक बंदा आया उसने ठा कर गया, इलेक्शन बदल दो, ये बदल दो, सेनेट के चेयरमैन पे इसका इफेक्ट जाएगा, सेनेट की कानून साजी पे इसका इम्पैक्ट होगा। इसका इम्पैक्ट खौफनाक है। कौंसिल के लिए सडनली ये अच्छी खबर नहीं है। राणा साहब, आपको भी लगता है कि अच्छी खबर नहीं है? अच्छी खबर तो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है। आप अभी तक सीखने पे नहीं आए। आपने माजी के 35-40 साल में जो बेईमानियां की, उसका कौम ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया, लेकिन आप सीख नहीं रहे। आप वहीं पे खड़े हुए, आप फिर वहीं पे हैं कि जी हम बेईमानी भी करेंगे, हम ताकत के साथ मिलके अवामी मैंडेट को कुचल के, बकौल मलिक साहब के वो मेरा हक छीन के। मुझे तो ये समझ नहीं आती बात। बलक मेरे पे जो बाज औकात करता है, ठीक कहता है कि मैं एक ऐसे मुआशरे में इखलाक पुकार रहा हूं जो जहां पे इखलाक फौत हो चुका है, ठीक है ना। मुझे नहीं तो एक बात का जवाब दें। अब मियां साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें लंबी सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, माशाल्लाह 70+ हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहे, वजीर आला रहे, उन्होंने पाकिस्तान की तमाम ताकतवर सीट्स जो है ना वो एंजॉय कर ली। क्या था अगर मियां साहब आगे बढ़ के ये कहते कि नहीं भाई, जिसकी मेजोरिटी है वही करेगा सब कुछ, मैं ये तोड़ जोड़ मांग तांग के और आगे से करके नहीं करूंगा, तो एक उनका कद कहां चला जाता। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि यार हम लोग कहीं आईना भी नहीं देखते। हमने कभी ये नहीं होता कि आईने में देख के अपनी आंखों को आईने के अंदर मौजूद शख्स की आंखों के साथ मिला के पूछे कि ये क्या है। हम इतने वो हो गए, हम ये समझते इसका चेहरा धुंधला है, ये नहीं पता होता कि मेरी ऐनक के ऊपर डस्ट पड़ा हुआ है। सो इस मुआशरे के अंदर अब एक और जो सुन लीजिएगा, आप हामिद रजा साहब की बात को वो ना ले, इजी ना ले, जो वो कह गए कि अब मैं देखेंगे हम कि आप कैसे पार्लियामेंट चलाते हैं। तो क्या इसलिए पार्लियामेंट बनी थी? इसलिए पैसे खर्चे थे कौम के? इसलिए आपने ड्रामा किया था इलेक्शन का कि पार्लियामेंट ही ना चले, पार्लियामेंट ही ब्लॉक हो जाए, कोई कानून साजी ना हो सके? तो फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मीनार पाकिस्तान पे चढ़ के ना नीचे छलांग मार दे, जिसके जिम्मे था कि एक ऐसा निजाम देके जाता कि जिससे कौम के अंदर कोई थोड़ा सा इस्तेकाम पैदा होता। आपने जान के ऐसा गंद डाला है पहले दिन से, और अभी तक बाज नहीं आ रहे आप गन डालने से। सही। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हमारे तक कोई देखेगा तो तौहीन के तुम पे लगा देंगे। जो ये 24 करोड़ लोगों की तुम रोज तौहीन कर रहे हो, इस पे कोई नहीं पूछने वाला। मेरी कोई इज्जत नहीं, मैं शनाख्ती कार्ड होल्डर हूं, मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं, सिर्फ आपकी इज्जत है, क्योंकि आप बैठ के 5 साल मौजे करते, खाते पीते, और उसके बाद जिस दिन इलेक्शन होता है उसी दिन ही बेड़ा गर्क कर देते हैं आप सारा कुछ। मेरी बड़ी इज्जत है, तो कोई इज्जत नहीं। 24 करोड़ लोगों को उठा के फिर फेंक दे समुद्र में अगर हमारी कोई इज्जत नहीं है। चलो पावर की मैं तुम्हें एक छोटी सी खबर दूं, ये जो बातें सिस्टम को ये अंदर से समझता है सारा कुछ, और इसको ये भी पता है बाकी इज्जत है नहीं है, वो ऐसे ही रोला डाला हुआ है। अब पंजाब, आपको पता है जो शौकत खाना हॉस्पिटल है उस पर कितनी हीट आई हुई है। हीट आई है कि फंड रेजिंग आप कर नहीं सकते, खुली बात है, ये निगरान दौर की मैं बातें करो, ठीक है। फॉरेन फंडिंग आपके लिए जाब बन जाता है, वो लंबी डिटेल देने की, मतलब इतला बिल्कुल साइंटिफिक है कि वो लाइफ एंड डेथ में। बल्कि मैंने आपको खबर भी बताई थी, कराची का प्रोजेक्ट बंद हुआ है। आज की पता है आपको पंजाब में क्या खबर है, पावर किस तरह चलती है। पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हम एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाएंगे और फ्री कैंसर का इलाज कराएंगे। ये इमेज के लिए, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये मैं खबर नहीं। खबर आप ये कि मोहतरमा अपना मरियम साहबा आज चली गई हैं, उन्होंने जगह भी देख ली है, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम इसके साथ होटल भी बनाएंगे कि जो लोग वहाँ पे दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आएंगे वो वहाँ पे रहेंगे भी। तो पावर इज पावर, देख ले आज आपको मैंने खबर दी। लेकिन अगर इस तरह से एक तरफ कितनी नेगेटिव मैंने खबर दी है आपको शौकत खानम की, और दूसरी तरफ मैंने आपको दूसरी खबर, लेकिन इसमें आवाम का फायदा हो जाएगा। बस चले। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक बात समझाएं जरा कि वकला इस पार्टी को इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, पीटीआई को, तो इतने बड़ी तादाद में वकला हैं और बड़े बड़े नाम हैं, बैरिस्टर गौहर हो गए, बैरिस्टर अली जफर हो गए, और भी बड़े नाम।
तो जो जिस तरह से करके ये कानूनी मामलात को हैंडल कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि वो उसमें नाकाम हो रहे हैं मुसलसल? तो ये इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर मैं जान के मान पाऊँ ना तो मैं सीधी सीधी आपको बात करूँ, ये जो वकला हमारे भाई होते हैं ना, ये कानून ये होता है वो होता है, मैंने जो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस भी है ना, पाकिस्तान दुनिया में मेरा लिए वो मुल्क है जिसमें इतने कवानीन है कि मैं अभी मुझ पे 6 कवानीन लग जाए कि मैंने पासन की भी तौहीन की है, मैंने आप खातून है आपकी तरफ देखा है, यहाँ पे हरासमेंट होगी, मैंने राने को ये तू करके बुला दिया। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये नहीं होता कानून क्या है, पॉइंट ये कानून की डेफिनेशन कौन करता है, हु डिफाइंस लॉ। तो हमारे जो अब भी देख ले, अब इन्होंने यही करना है, इन्होंने कहा जी हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हम वहाँ से इस्लामाबाद से पिंडी चलेंगे, पिंडी से हम वहाँ पेशावर चलेंगे, वहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, तो 5 साल तो इस तरह ही गुजर जाएंगे। और उसका नतीजा क्या हो? उसका नतीजा ये हुआ है कि आफ्टर खां भी इंसान है, अब उसने देखा कि पॉलिटिकल तो सारे बंदे गायब हैं या गिरफ्तार हैं, तो वो सारा जो ऑक्यूपेशन होगी है ना पीटीआई, वो फिर बार बार काउंसिल कहना पड़ेगा, वो सारे वकला लोग हैं। और वकला का माइंड डिफरेंट होता है, वो लिखते हैं ये लॉ है, ये लॉ है, ये लॉ है, वो लॉ है, मगर लॉ की असल क्या है? मैं तो बड़ी घटिया सी बात करने लगा, हो सकता है कि आपको दोनों को अच्छा ना लगे, राने को तो अच्छा जरूर लगेगा। वो असल लॉ तो दुनिया में एक ही है, खास तौर पर हमारे जैसे निजाम में वो कौन सा लॉ है? वो है माइट इज राइट, जिसका टग्गा की होता है, जिसका संडा उसका रस्सा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लॉ तो आपने डिफाइन, यही मैं कह रहा हूँ सिस्टम, यही मैं कह रहा हूँ सिस्टम के पास पावर होती है। देखे ना, जो आपका मुद्दई है, आपको पता है एक चीज का, इस मुल्क में जो भी कोई क्राइम होता है, यू नो हु इज द मुद्दई? रियासत होती है। मेरा मसला नहीं है, अगर राने के पैसे गुम हो गए ना तो खुदा की कसम वो राने का मसला नहीं, मैं अब फिल्मी सी बात करने लगा, वो मेरा मसला नहीं, ये रियासत का मसला है कि मेरे एक शहरी के पैसे गुम हो गए, मुद्दई इज ऑलवेज रियासत, तो पावर तो उसके पास है, रियासत के पास है। अच्छा राना साहब, दूसरी तरफ हम देखेंगे तो शहबाज शरीफ ने आज मुल्क के जो 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ भी उठा लिया है, और उन्होंने जो बात की है मुफाहमत की, एक दफ़ा फिर बात की, और शहबाज शरीफ हमें अक्सर ये बात मुफाहमत की तरफ जो है वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद आपको क्या लग रहा है कि जो सियासत है वो मुफाहमती होगी या एहतजाजी होगी? देखिए, पहले तो मैं अपने प्यारे मलक की, इसने कहा जी मैं घटिया सी बात करने लगा हूँ, तो हैरानगी है कि इसे अपनी एक ही बात घटिया लगी है, तो मैं तो इसकी चॉइस पे वो हो रहा था। चलें आगे चलते हैं। तो दूसरी चीज़ ये है, बड़ी सर्द है, खुदा दी आग लगी है बेचारे। चलो बात करो मेरा भाई। अच्छा, मलिक साहब ने पानी इसलिए रखा होता है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी मेरी इतनी मोहब्बत है, आग मुझे लगी होती है, धुआं उधर से निकलता है। अच्छा, अब आ जाए बात जो मलिक साहब ने फरमाया कि कैंसर हॉस्पिटल बनने लगा है, अल्लाह करे बन जाए, मेरी दुआ है, अवाम के लिए होगा और बनना चाहिए। लेकिन कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये सिस्टम कब तक बनता है? बुनियादें भी ना पड़े और पता चले कि सिस्टम लपेटा गया, तो ये भी कोई शोर्ट ही नहीं है। दूसरा ये कि ये ठीक है, वो जो बुरा आदमी कैदी नंबर 804 है, बहुत बुरा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो साया और अक्स है ना, हम उससे बाहर नहीं आ रहे। उसने बनाया हॉस्पिटल, हम भी बनाएंगे। अभी मैं कल मेरी आंखों में आंसू आ गए, मोहतरमा स्कूल में गई, उन्होंने बच्चों से इतनी प्यार की, मैं वाकई में इम्प्रेस हुआ। किसी मनूस ने मुझे एकदम एक वीडियो भेजी जिसमें इमरान खान बिल्कुल ऐसे ही गया स्कूल में, ऐसे ही जाकर बच्चों के साथ बैठा, ऐसी बातें की। तो मैंने कहा अच्छा यार, ये मतलब शायद अब कार्बन कापी या कोई मुतासिर होने का या शोवादा चक्कर है, जो हर वो करता है वो ये सारे वो ही करते हैं, उसी तरह करते हैं। हाँ जी हाँ, जैसे वो कहता था ईया का नाबुदु व ईया का नस्तईन, तो मियाँ साहब ने भी कहा कि जब मैं आता हूँ और मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता हूँ तो सबको पता चल जाता है कि मैं हूँ। वो हर चीज को बराबर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ना करे कि वो जेल में तो कोई बराबरी उस तरह करे कि वैसे भी जेल जावांगे, मैं नहीं कह रहा। अब आ जाए दूसरी चीज, नहीं वो हो क्या है, ठीक है ना, बराबरी इमरान खान कर रहा है, वो पहले वो हो क्या है, बराबरी कोई और करवा रहा है, इमरान खान नहीं कर रहा, वो कोई और करवा रहा है। अच्छा, अब आ जाए, देखें लाहौर में कजाफी स्टेडियम के पास एक ई लाइब्रेरी थी, आप भी गए होंगे, आप भी गए। वो बड़ी एक खूबसूरत इन्वायरमेंट थी जहाँ बच्चे आते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ बैठ के उस लाइब्रेरी में वाईफाई की सहूलत थी, वो नेट यूज़ करते थे, सारा कुछ करते थे। अचानक उसको बंद करके और फैसला हुआ है कि जी उसको वो बना दिया जाए अजायब घर। तो भाई पूरा पाकिस्तान ही अजायब घर है, इसमें सारे ही हम एंटीक्स फिर रहे और फिरे जा रहे हैं। सब जुमला एक और कहां का। और एक आखिरी बात, आपने जो कहा ना, मियाँ साहब ने कहा कि मुफाहमत की बात है, लफ्ज ना बोलें, करैक्टर बोलना चाहिए।
जब वो अचकजई खिताब करे तो पीटीवी 2 खवातीन को बिठा के उनसे क्या कहते हैं सुई में धागा कैसे डलता है और मशीन को यूं यूं घुमाओ तो क्या कहते हैं उससे कोई चीज सिल जाती, ये ना दिखाएं, करें हौसला, जरा जिगरा दिखाएं, जरा बड़प्पन दिखाएं। मुफामत करनी है तो फिर खुल के मुफामत करें। वो उमर अयूब बोले तो अचानक आप जनाब अली ट्रैक्टर ठीक करने के तरीके सिखाना शुरू कर दें, ठीक है। वो बोले असद कैसर तो अचानक आप वो मालाकंड में एक हर दफा जब भी आप मौसम का हाल सुने ना तो लाजमी होता है कि मालाकंड में बारिश का इम्कान है, मालाकंड दिखा दें। अगर मुफामत करनी है तो फिर खुल के करें, अदरवाइज ये लफ्ज खोखले हैं। ये मैं बहुत अरसे से सुनता रहा हूं, मिसा के मईशत और मिसा के फला और मिसा के फला, ये बस ऐसे ही चलने दें। आपको क्या लगता है मलिक साहब, ये जो मिसा के मुफाहमत करने की बात हो रही है, क्या इसमें जो पीटीआई है वो उसमें बैठेगी और क्या उसको बैठना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। मतलब पीटीआई तो मेरे ख्याल में उसमें मुझे मुनाफकत नज़र नहीं आ रही। आप उन पर तनकीद कर सकते हैं। मैं अपना असद कैसर की स्पीच सुनी है, उमर अयूब की तकरीर। अभी रज़ा साहब बेसिकली अगर कागज़ों में देखें तो जो पार्टी के हेड की हमने बात सुन ली है तो वो तो बड़े सीख पाते आज उनको जो लफ्ज़ बिलावल साहब पे उन्होंने जवाब दी, बल्कि उन्होंने कहा हम बेगैरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप ज़हनी तौर पे इमोशन में चले गए हैं, आप गुस्से में चले गए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो कौंसिल के जो MNA MPs हैं उनको मैसेज ही है कि आपने हर जगह लड़ना है। क्योंकि देखें ना, आपने एक करैक्टर बना लिया, आपने कन्फ्रंटेशन का एक मिजाज बना लिया। मैंने आपको एक दफ़ा शो में कहा था, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जो कन्फ्रंटेशनल हैबिट है ना, ये जो मौला जट हमारी फिल्मों में, क्योंकि हम इस वक्त पंजाब में बैठे हैं, बाकी भी सूबे मेरे ही हैं, मैं वो नहीं कर रहा। तो पंजाबी अगर फिल्में आप देखो उसमें क्या है, उसमें जो हीरो है वो हर वक्त लड़ता रहता है, हर जगह उसकी लड़ाई है। कोई लड़की किसी ने दुपट्टा उठाया, दूसरे पिंड उसे पहुंचा, टांगा करा कर वो चिंची पे जाके फौरन वहां पे भी लड़ ली, तो थानेदारा 12 DSP 12, तो वो फिल्म तो वो चलती है। मगर रियल लाइफ में मेरा लिए कुछ ऐसे आपको ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, कहाँ लड़ना कहाँ नहीं लड़ना, ये भी एक विजडम होती है। मुझे लगता है कि ये पीटीआई जो है ना, ये ट्रैप में है हुकूमत की। ये बड़ा लोगों में प्रोपेगेंडा चला, देखो जी वो छोटी बहन का रिश्ता लेके बड़ी बहन आ गई, वो खुदा दा वास्ता है, छोटा भाई वजीर आजम, बेटी मेरी बन जाए वजीर आला, मेरा भतीजा जनाब इस्लामाबाद में मिनिस्टर बनने के लिए बैठा हो, सारी फैमिली में मजे मजे। कभी जाके जरा देखो वजीर आजम के आगे कितनी गाड़ियां, पीछे कितनी बड़ी गाड़ी। ये तो फिल्मी से आदमी ने जो कद होता है जी तारीख में, केड़ी तारीख थे केड़ा कद, तो वो सारे तो मजे मजे ले लिए, उनको क्या आप जितनी मर्जी तनकीद करें। तो मेरा पॉइंट है कि इनको कहीं ना कहीं स्पेस नहीं देनी चाहिए। इस तरह आप कन्फ्रंटेशनली जाएंगे, आप खुद थक जाएंगे, खुद थक जाएंगे। अब मैं खुद देखता हूँ, मतलब ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे मतलब मजा नहीं आता। जब आप असेंबली में जर्नलिस्ट हो, मेरे रात को शो में बैठ रहा हूँ, यकीन करें शोर 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 शोर, तो इस तरह आप अपने आप को भी थका रहे हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है हुकूमत को दिखाएं, आप उनकी पॉलिसीज पे आ जाए, उनकी अपना डाटा ले हैं, एजुकेशन पे बात करें, पानी पीने पे बात करें, तालीम पे बात करें, पोल्यूशन पे बात करें, रोज उन पे अटैक करें, देखें वो खुद ही भाग जाए। राना साहब, इमोशंस होना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप उस मामले के साथ जो है वो फिर हमदर्दी भी रखते हैं, आपके कुछ जज्बात होते हैं, आप उसके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। लेकिन जिस लेवल पर हम ये देख रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में लोगों को भेजते हैं, मुंतखब नुमाइंदों को भेजते हैं, उनमें ये इमोशनलिज्म जो है, जबकि हमारे आम लोगों में इमोशनलिज्म बहुत ज़्यादा है और हमें चाहिए कि थोड़ा सा जो है वो हम रैशनलिस्ट हो जाएं, तो ये हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे जैसे हमारे अवाम करते हैं, तो फिर तो काम हम अवाम का ही बिगड़ेगा ना। नहीं देखें, अगर हम इंसान में से इमोशन निकाल दें तो वो तो एक मशीन है। वो तो मैंने आपसे पहले कह दिया, इमोशन के बगैर तो कोई इंसान मुकम्मल ही नहीं होता ना। और जिसमें इमोशन नहीं है वो एक जानवर ही है ना। जानवर में भी हालांकि थोड़ा सा इमोशन होते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि इमोशन के बगैर कोई चीज़ पूरी होती है। वो कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। ये इश्क होता है जो दरिया पार करा देता कच्चे घड़े पे, और ये टाइटन होता है जो टाइटन लेके चलते हुए डूब जाता है। सोनी को मरे, ठीक है ना, कच्चा घड़ा भी मर की कहानी खत्म होगी। ये टॉक शो में भी उसको जिंदा किए बैठे। ठीक है भाई, ताड़ी मर्जी। बोलूं? हाँ बोलो। नहीं मुझे लगता है सोनी गई कितने? नहीं, मुझे लगता है कि मैं जब बोलता हूं ना तो आपके कई वाइब्रेशन होती है। मच्छी डडू ने उसको खा लिया। आप 1 घंटा बकौल आपके घटिया बातें करते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता। और ये बात आप नोट करें कि मैं जब भी बोलता हूं ना,
आपके कहीं ना कहीं टल्ली खड़कती है कि यार मुझे बीच में टांग अड़ानी है, और तुम इसीलिए ठीक है डरे ना? बैठे होते कि बोलेगा तो मैं चुप कर जाऊंगा। नहीं, मैं तो बोल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि यार मैं आगे से तुम्हें इस ये तरह तो की मेरे बात कहूं तुमसे कि देखने मोहब्बत है, वाले फील शराफत है कि मैं करें। तुम्हें बोलने देता हूँ यार। नहीं वो तो तुम हो भाई, बड़े बड़ा दिल है ताकत मेरा। के तुम वो देवता हो, नंबरदार हो। ठीक है ना? तुम तो गणेश साहब हो, तुम तो किसी को आगे बोलने ही नहीं दोगे। राणा साहब, हम तो मुद्दा क्या है? ताकत के लोग हैं। अब सुन ले मेरी बात, जो ये कह रहे थे ना कि यार देखें उसका भाई वजीर आजम है और वो बेटी वजीर आला है, उसका भतीजा जो है वो विफाकी वजीर होगा, उनके जो समधी साहब हैं वो विफाकी वजीर होंगे। तो फिर इनसे पूछें कि ये इतने पैसे क्यों खर्चे थे कौम को नवाज दो, इतना रोला क्यों डाला था कौम को नवाज दो, इतने आपने शोर क्यों मचाया था ठीक। कि इमरान नवाज शरीफ आ रहा है चौथी दफा वजीर आजम बनने और मुल्क के मसाइल हल करने। अगर आपने इतने बड़ेपन का मुजाहरा करना था, अब आप सुन ले जरा, मैं तो अगर चारों नवाज शरीफ आ जाता तो फिर तो आपको एतराज नहीं था? नहीं सुन लेना, अच्छा। दिल के मारो का ना कर गम के वो अंधो नसीब, दर्द भी दिल में ना होता तो कराहे जाते। हमारा तो काम है एहतिजाज करना भाई, कोई भी आ जाए, जब तक इस मुल्क के अंदर ओरिजिनल क्यादत नहीं आती, वो क्यादत नहीं आती जो अवाम के वोटों से आई हो, फॉर्म 47 से ना आई हो, ठीक। जिन्हें दिखा दिया जाए कि देखो ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 45 ने आप इधर से भी हार गए, लिहाजा चुप कर दड़ बढ़ जा ना इश्क का खुलासा चमड़ी लथ जाऊगी, इतने बन जाएगा जागदा हासा, वो ना करें। और एक सुन ले, एक लतीफा सुन ले, इसके बाद आप इंजॉय करेंगे, ब्रेक के लिए नहीं है। Okay. वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब और शहबाज, एक ना स्टेशन पर ट्रेन बड़ी तेजी से चढ़ी थी, तो एक साहब भागते हुए आए और वो एकदम ट्रेन पे चढ़ गए, बंदों ने हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा यार कमाल कर दिया संता साहब, इतनी तेज ट्रेन में चढ़ गए। वो कहता है जिसे चढ़ाने आया था वो तो नीचे ही रह गया। अच्छा जल्दी जल्दी खबर में सुना दो जो आपने जल्दी, क्वेश्चन जल्दी किया। break आज की खबर है, देखिए अगर ये अपोजिशन के लिए गेंद है, जिस तरह कहते हैं ना छिक्के का गेंद है, IMF इसको ने तफसील से ब्रेक के बाद बता, नहीं, तफसील मैं से। थोड़ा सा छोड़ दूं ना, क्योंकि फिर आगे हम निगरान पे चले जाएंगे। आज की खबर है कि उन्होंने कहा जी उसमें खुराक शामिल है, उसमें दवाइयां शामिल है। यार वो चीजें जो लाइफ एंड डेथ है, रोटी में एक गरीब आदमी की बात करूं, पेट्रोल की बात करूं, मतलब जो अब खुराक, कोई दवाइयां, पाकिस्तान पेट्रोल, सब कुछ महंगा होने और जा रहा है। 18 उन्होंने चीजों की लिस्ट भेज दिया, वो मैं आपको लंबी बहुत बात हो जाएगी, वो ऐसी 18 चीजें जिसमें कोई पाकिस्तानी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा इस पे 18% ना आप GST लगाएं। मुझे बताएं कि अगर इस तरह मेरी अपोजिशन इस पे स्टैंड ले ले, ये पे खड़ी हो जाए कि यार ये मुल्क के लोगों को लिए यहाँ पे साहब के लिए है कि ये जो सेक्रेटरी साहब है इनको किस चक्कर में 1500 लीटर पेट्रोल दे रहे हो, उसको 3 तुम घर दे रहे हो, 15 उसके पेट्रोल, मतलब जो भी जो इसकी सर्विस करनी है उसके ये होती है। मैं ये कह रहा हूँ अपोजिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया, ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक पर आएंगे और फिर हम बात करेंगे कि निगरान काबीना जो है उसके चूंकि 6 माह का वक्त उन्होंने ले लिया और आज वो निगरान काबीना जो है वो तहलील हो गई है, तो इसका ये दौर कैसा रहा, क्या कारकर्दगी रही, किन तनाज़ात का शिकार रहा, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। निगरान हुकूमत 6 माह बाद सुबकदोश हो गई, इनका ये दौर कितना नाकाम रहा और कितना कामयाब रहा, और क्या जो निगरान है वो निगरानी का जो काम है वो बखूबी अंजाम दे पाए? मलिक साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरी मुख्तसर राय तो ये कि स्वाय जो निगरान का मकसद स्वाय इलेक्शन के कुछ नहीं था। अगर इस वक्त आप अपोजिशन से पूछ ले तो मेरा हाल शायद मैं तो बड़े सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल करूँ, तो आप दूर दूर तक इसमें नाकाम रहे हैं। 100 में से 0 नंबर आपका इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के वाले से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक इदारा वो करता है, मगर हुकूमत इसीलिए ये पहला फेलियर है। और दूसरा एक मेरा बड़ा पर्सनल कमेंट है इस पर। देखिए जो वजीर दाखिला होता है ना आपका, वो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती है, जो इस तरह के इदारे हैं। अब मुझे तब भी ये चीज़ खटकी थी कि सरफराज भुगती ने पहले रिजाइन किया एज ए इंटीरियर मिनिस्टर और थोड़े दिनों के बाद पीपल्स पार्टी को शामिल कर लिया। और आई वाज श्योर एज डेथ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस, आई वाज श्योर एज डेथ कि ये वजीर आला बलूचिस्तान होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप पाकिस्तान का प्लान कर रहे हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर का पता है, आपको पता है रियासत किधर जा रही है। हाँ। तो उसके बाद अगर मेरा वजीर दाखिला निगरान का ये काम नहीं है, कुछ चीज़ें इमेजेस में होती हैं, आप उसके बाद रिज़ाइन करें, वज़ीर दाखिला से रिज़ाइन करें, फिर आप एक पार्टी ज्वाइन करें, फिर आप MPA बने बलूचिस्तान से, और फिर आप वज़ीर आला बन जाए। यार इतनी सेक्स स्टोरी दुनिया में मुमकिन ही नहीं है स्वाय पाकिस्तान। अच्छा राना साहब, आप क्या समझते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो किस हद तक कामयाब रही और किस हद तक नाकाम रही? मीर साहब का एक शेर है कि तोमते चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन निगरान हुकूमत थी। और फिर सोने पे सुहागा, वो कहते हैं आप आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे।
चार चांद लग गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वैसे मिल गए, और इन लोगों ने मिलके वो गंद खोला पाकिस्तानी सोसाइटी और इलेक्शन और आइन के साथ कि मैं क्या बताऊं आपको। ज़ियाउल हक की मुझे तो ये कंटिन्यूटी लगी सारा। ज़ियाउल हक ने भी आइन को उठा के ऐसे ही कहा था कि मुअत्तल हो गया। आपने अपने दौर में आइन को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया। आपने 90 दिन में इंतखाबात कराने से नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने नहीं कराए, आपको जनाब अली सियासी जमातों ने कहा आपने नहीं कराए, आइन उठा के बाहर फेंक दिया। तो अब आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो और ये निगरान वगैरह जो है ये 90 दिन के बाद चले जाए। पंजाब में आपने 2 साल के बदले 1.5 साल हुकूमत कर ली, विफाक में 6 महीने हुकूमत कर ली। ये इलेक्शन कमिश्नर को नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये तो ऐसी मामूली सी चीज है ना। हाँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसमें गड़बड़ हुई, वो बहुत खतरनाक थी। और 24 करोड़ लोगों के साथ जो इलेक्शन में गड़बड़ हुई उसकी खैर है। यानी आप अंदाजा करें, ताकत के देवता, जरा सुने आप, है कि ये एक पार्टी के अंदर ताकत के पुजारी। नहीं, मैंने इसे देवता करार दे दिया। देवता इज ऑलवेज राइट, मैं राइट हूं। मैं इसके दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद, आके पूजा करूंगी तेरी, ठीक है। ये मॉडल टाउन में बहुत बड़ा बुत लगेगा इसका, ठीक है ना। जाती उम्रा के ऊपर भी इसका हाथ ऐसे करके तस्वीर होगी। लेकिन असल चीज ये है कि आपने एक पार्टी को कहा जी आपने इंतखाबात ठीक नहीं कराए, और तुम तो 24 करोड़ बंदे दे हक खा गए हो। तुमने तो 24 करोड़ लोगों को उनका हक नहीं दिया, आपने तो आइन के खिलाफ सारे इकदाम किए। तो ये याद रखिएगा मेरी बात। लोग जब बैठे होते हैं वो समझते हैं कि शायद हमने कभी नहीं जाना, लेकिन मैंने माजी में भी बड़े बड़े ताकतवरों को देखा कि वो कहते थे चिड़ी पर नहीं मार सकती साड़ी मर्जी के बगैर, ठीक है। क्या ज़ियाउल हक, क्या अयूब खान, क्या मुशर्रफ, ठीक है। और फिर वो माजी का किस्सा बन गए। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमने हमेशा नहीं रहना, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें। मेरी बात याद रखिएगा, इन लोगों को कभी कोई अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेगा। अच्छा मलिक साहब, मैं एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगी कि मुआशी महाज पर आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत कामयाब रही या नाकाम? बिल्कुल नाकाम रही। पेट्रोल में कीमत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, चौथी चीज़ कर्जे आपने लिए। 4 ही निशानी है। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हुई और पाकिस्तान पे कर्जे आपने बढ़ाए, सारों में आपका जीरो है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने डॉलर कम किया, उसके बाद जो क्रैकडाउन किया मुख्तलिफ माफिया के खिलाफ, वो उसका क्रेडिट भी तो लेते हैं। वो इनका तो नहीं है क्रेडिट, वो तो आर्मी चीफ का क्रेडिट है। ये तो उन्होंने किया था। तेल ईरान से जो आ रहा था वो आर्मी चीफ ने पकड़ा था। डॉलर नीचे लाने में आर्मी चीफ का किरदार था। इनका क्या किरदार था? अगर इनका किरदार होता तो आर्मी चीफ के एक्शन से पहले ये सब कुछ करके देते ना। तो मैं ये समझता हूँ हमने जो डॉलर नीचे, डॉलर कम किया, वो हमारी जेबों से कम किया। वैसे तो हमने कभी डॉलर की तस्वीर ही नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि डॉलर के ऊपर किस बादशाह की तस्वीर होती है, लेकिन अगर हमने कभी देखी भी हो तो भाई हमारे तो तुमने मुझे पता है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मलिक साहब, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने खुदा की कसम लोगों को रोटी के लिए सिसकते देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने अल्लाह की कसम लोगों को हॉस्पिटल्स के बरामदों के अंदर जलील होते देखा है, औरतों को जलील होते देखा है, बच्चों को जलील होते देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को स्कूल से उठाते हुए लोगों को देखा है। मैंने अपनी आंखों के सामने ईद त्योहार के ऊपर अपने बापों को अपने आंखों के अंदर आंसू लिए इधर उधर फिरते हुए देखा है। अगर यह हुकूमत है, ये रियासत का तौर है, तो फिर हम किसी को क्यों बाहर वाले को गाली देते हैं और कहते हैं कि वो हकूक सर्व करता है? हमसे बड़ा गासिब कौन सा है? ठीक, जो अवाम के जो नुमाइंदे हैं जिनको अभी हमने भेजा है पार्लियामेंट में मुंतखब करके, वो चाहिए कि हमारे हुकूक की, हमारे मसाइल की तरफ देखें और हमारे उन मसाइल को उजागर करें। खुदारा अपनी आपस की लड़ाई जो है वो छोड़ें और उन मसाइल की तरफ देखें जिससे आज अवाम सफर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।